24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। श्रीनगर का लाल चौक कई घटनाओं का गवाह बन चुका है, लेकिन सारी कहानियां सैलाब से छोटी हो गई हैं। हर तरफ पानी पानी है और सिर्फ पानी के अलावा यहां पर कुछ नजर नहीं आता है। हर बूंद में किसी न किसी परिवार की बेबसी समाई लगती है। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि क्या है श्रीनगर की लाल चौक की इस वक्त हालत, इस वक्त की तस्वीर। चौक पर हैं, लाल चौक पे पानी का उफान से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि तस्वीर कितनी भयानक थी। ऐसे में जो लोग हैं वो बुरी तरीके से अभी भी फंसे हुए हैं। इनके पास राहत सामग्री जैसे तैसे पहुंच रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम यूसुफ है, हम पंजाब से। यूसुफ, इतना उफान कभी देखा आपने? हालत कितनी बुरी है यहाँ पे? पहली बार ही देखा है। कितनी बुरी हालत है यहाँ पे? बहुत बुरी है। खाना पीना मिल पा रहा है राहत शिविर के? ठीक सामने की तरफ मार्केट थी, लेकिन अब ये मार्केट बदहाल हो चुकी है। चारों तरफ दुकानें जो थी लाल चौक पर वो बंद हैं। ये पूरा रास्ता डल गेट की तरफ जाता है, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई है। स्थानीय लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो बस स्टॉप है वो डूबा हुआ है। भले ही घाटी से अब बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस आपदा में गंवा दिया वो अब आगे आए, जिए तो लेकिन जिए कैसे? वो शिकारा जो हमेशा टूरिस्ट से गुलजार रहता था, अब वो शिकारा चलाने वाला बेहद परेशान है। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद रहता है। फारूक, कितने हालात बदल गए उस उफान के बाद, उस तेज पानी के बाद? बहुत कुछ नुकसान हो गया, बहुत मर गया, यहाँ पे भी बहुत मकान गिर गया। किसी ने यहाँ कोई पूछताछ नहीं किया। आज 8 दिन का हफ्ता हो गया पानी में आके, हफ्ते में हमने किसी का मदद नहीं देखा इधर से। घर में क्या हालत है? घर में कितने लोग हैं? घर में हम 4-5 आदमी हैं। उनका देखभाल करने के लिए हमें यही शिकारा अपना ही बचाने पड़ा, निकालने के लिए। कोई खाना मिल पाया? खाना कुछ नहीं हमारे पास, बस हम भूखा बचा सकते हैं। कोई खाना नहीं है। कुछ घरों में सब बिस्तर बाहर निकाल के एक दूसरे के घर में रखा था। जब फ्लड आ गया उनका पानी चढ़ गया। अपना घर छोड़ के सोचा दूसरे के घर में बचाएगा। अल्लाह पाक की कसम कुछ बचा नहीं हमारे पास, सब कुछ पानी में गिर गया, कुछ डूब गया। खाली बस ये है, बस सिर्फ जान बचाने के लिए कोशिश कर रही है। घर कहाँ है आपका? ये यहाँ इधर घर है। सब डूब गया? सब डूब गया, एक चीज नहीं मिलता उधर। बेटी की शादी, बेटों की शादी, सबके लिए बहुत अरमान सजाए होंगे, लेकिन ऐसे में दिक्कत और बढ़ जाती है। हद खोता बहुत अगर वोट त्रावनी वोट के लिए जब वोट निकालो, दे दो वोट, उस टाइम बस देखा। वोट के बाद नहीं आता? वोट के बाद कोई नहीं देखा। तो जम्मू में आई बाढ़ की तबाही में लापता लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रायबरेली जिले के खीरो ब्लॉक के मेरुई गांव के करीब 2 दर्जन लोग बाढ़ से लापता हो गए हैं। जब से जम्मू में बाढ़ आई है तब से इनके परिजनों का अपनों से संपर्क करने का बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा। ये सभी लोग वहां ईंट भट्टे में मजदूरी करने गए थे। रायबरेली जिला प्रशासन ने इन लोगों से अपने परिजनों को ढूंढने के लिए गुहार लगाई है। प्रशासन का कहना है कि वो लगातार जम्मू प्रशासन से इस बाबत संपर्क में है। प्राकृतिक आपदा में सेना ने किस तरह लोगों की जिंदगियों को बचाया, आप इस रिपोर्ट को देखिए और खुद जानिए। पानी में फंसे लोगों की टूटने लगी थी उम्मीद। राज्य सरकार हो गई थी लाचार। बोटों की कमी है। मैं मानता अगर ये पानी सिर्फ एक इलाके में चढ़ा होता तो मैं सारे बोट्स उस इलाके में चढ़ा देता ना। लोगों तक नहीं पहुंच रही थी मदद। हम बहुत मुसीबत में यहाँ पे हैं, हमें हेल्प चाहिए। तब भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। पहले थल सेना के जवान बचाव में पहुंचे।
कल से हमने यहाँ पे अपनी जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की थी, कुछ बोट्स हमने लगा दिए थे, यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया था। अकेले हमने सिर्फ पंजीपुरा विलेज में ही 47 हाउसेस को सेफ प्लेसेस के लिए, और आज मॉर्निंग में वहाँ पे फिर हमने 20 घरों को हाई स्कूल और पंजीपुरा में रिलोकेट किया। और यहाँ वायुसेना भी दे रही थी जल सेना का साथ। बिगड़ने लगे हालात तो जल सेना भी पहुंची। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से जूझते हुए सेना के 9 जवान झेलम नदी की चपेट में आ गए। सेना के ये जवान पुलवामा के पंपोर इलाके में नाव में सवार होकर लोगों को बचाने में लगे थे। तभी पानी का तेज बहाव आया और अपने साथ इन्हें भी बहा ले गया। इन जवानों को बचाने के लिए सेना ने अलग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 7 जवानों को कुछ ही देर में बचा लिया गया। जल, जमीन, आसमान में जय जवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है, लेकिन मोदी ने अपने शुभ चिंतकों से अपील की है कि वो उनका जन्मदिन न मनाएं। इसकी वजह क्या है, आखिर क्यों मोदी अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते, देखिए इस रिपोर्ट को, आप जानिए। पूरा जम्मू कश्मीर इस समय करहा रहा है। सैलाब ने जैसे वादी की हवाओं में जहर सा घोल दिया है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर इस समय विषम हालातों से जूझ रहा है, जहां एक तरफ बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना रात दिन एक किए हुए है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने चाहने वालों से उनके जन्मदिन पर किसी भी तरह का समारोह न करने की अपील की है। कई मित्र और शुभचिंतक मेरा जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पोस्ट के तुरंत बाद ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने लिखा, मेरी सभी से प्रार्थना है कि मेरा जन्मदिन ना मनाया जाए और हम मिलकर जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों के लिए तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं करें। ऐसे में जाहिर है कि लोगों को इस समय मदद की सख्त जरूरत है। पीएम ने जन्मदिन का आयोजन करने की जगह लोगों से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है, जो कि एक अहम फैसला माना जा रहा है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में एक बार फिर से तनातनी के हालात हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने के विकल्प पर इस वक्त विचार कर सकती है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने अपना रुख साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा गठबंधन में, ये शिवसेना तय करेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। और हम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब भी मुख्यमंत्री पद के हमारे नेता है। उधर बीजेपी ने कहा है कि फैसला बड़े नेता लेंगे। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहने के बाद बार बार अलग अलग नेता ने कहनी, एक न्यूज आप एक बार दिखाते हैं ना, तो वही बार बार दिखाते हैं। तो एक नेता ने प्रवक्ता के नाते कहा है, तो मैं मानता हूं वो बात साफ है। अगर 25 साल पुराना बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटता है तो इसका फायदा कांग्रेस के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को भी मिलेगा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कमान संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार चुनावी समझौते की बातचीत में शिवसेना के कथित अड़ियल रवैये के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना ने सीट्स के समझौते के लिए सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो लंबे अरसे से जारी गठबंधन टूट भी सकता है। प्रदेश बीजेपी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य विधानसभा चुनाव की अहमियत को देखते हुए यह फैसला किया। अब तक गडकरी प्रदेश बीजेपी की निर्णय प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए थे। सारा दारोमदार प्रदेश की कोर कमेटी पर था। प्रदेश के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव और अन्य नेताओं से सीटों के तालमेल पर चर्चा भी की, बातचीत नहीं बन पाई।
इससे पहले शाह ने मुंबई दौरे के वक्त कोर कमेटी के सदस्यों से लंबी बातचीत की थी। से सियासत में आने वाले नेताओं की जुबान इन दिनों लगातार तीखी होती जा रही है। ऐसे कई सारे उदाहरण बार बार सामने आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण के बाद अब बीजेपी के ही एक और सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान दिया। क्या है ये बयान, देखिए इस रिपोर्ट को। जहरीली बोली बोलने वाली जमात में एक और नाम शामिल हो गया है। ये है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। तन पर भले ही भगवा हो, लेकिन मन और जुबान में जो चल रहा है उसकी तासीर महसूस करने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं। सियासत में अचानक से नफरत के बोलों की बाढ़ आ गई है, तो भला से भगवाधारी सियासतदां क्यों खामोश रहें? सो जब जुबान चली तो चलती ही गई। मदरसों को लेकर इनका क्या ख्याल है, अब जरा ये भी सुनिए। वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। काहे को अलग अलग ये मदरसा बोर्ड बना रखे हैं? जैसे हमारा ये यूपी बोर्ड है, अगर मदरसा बोर्ड हो तो एक बोर्ड होना चाहिए और उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। यहीं तक बोलकर रुक जाते तो गनीमत थी, लेकिन इसके बाद साक्षी महाराज ने लव जिहाद पर नया फार्मूला पेश कर दिया। इस फार्मूले के मुताबिक हर धर्म की लड़की को फंसाकर मुसलमान युवक से शादी कराने यानी इस्लाम में शामिल कराने का एक रेट फिक्स है। अरब कंट्रीज से इन मदरसों के माध्यम से पैसा आता है। जब मुसलमान के लड़के लड़की को फंसा लेते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है। उन लड़के लड़कियों से होने वाली औलाद, उन्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, होने वाली औलाद को तुरंत ही आतंकवादी बनाने की शिक्षा दे दी जाती है। मानी हमारी तलवार से हमारी गर्दन काटने का प्रयास किया जाता है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने सांसदों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने संसदीय इलाके में बिताने की लाख हिदायत देते हो, लेकिन सांसद है कि सुनने को राजी नहीं है। यूपी के संभल से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सैनी का है, सैनी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं के अनुसार सांसद सत्यपाल सैनी अपने संसदीय इलाके में कभी आते ही नहीं है, न ही कार्यकर्ताओं की बातों को सुना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा के मामले में सुनवाई होने वाली है। सिन्हा पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपियों से मिलने का आरोप है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों को गंभीर बताया था। न्यायमूर्ति HL दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक NGO कॉमन कॉज की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया कि सिन्हा ऐसी कंपनीज में जुड़े लोगों से मिले जो 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में मामले में संबंधित हैं। 2G स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में भूमिका को लेकर पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के विनोद रॉय के अनुसार आरोपों को झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया था। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर टिप्पणी करने से मना किया। अमेरिकी प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूयॉर्क से 29 सितंबर को वॉशिंगटन आने पर उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सालाना सत्र में शरीक होंगे। मोदी की यात्रा के लिए तैयारियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार वॉशिंगटन में मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के बीच 2 दिवसीय चर्चा के जरिए रक्षा मामलों सहित कई अन्य मुद्दों पर बातचीत होने के संकेत हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 सितंबर को भारत आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान वो भारत के साथ चीन के रिश्तों को मजबूती देने के लिए भारत में बड़े निवेश का ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहमदाबाद यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सुरक्षा कर्मियों की जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी करनी होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ की। सीमा पर तनाव बढ़ते हुए चीनी सेना 500 मीटर अंदर भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी है। अगली खबर है देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल से। यहां पर एक कैदी ने आत्महत्या की है। तिहाड़ की जेल नंबर 8 में कैदी शरीजुद्दीन ने जंगले से लटक कर आत्महत्या की। शरीजुद्दीन 6 मार्च से तिहाड़ जेल में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में कैद था। तो वहीं मेरठ के टीपी नगर थाने में तैनात सिपाही मुकेश पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
मामला दर्ज होते ही एसएसपी ने आरोपी सिपाही मुकेश को निलंबित कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के अमेठी राज परिवार में रविवार को हुए हिंसक झड़प मामले में गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह सहित कई लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। रविवार की सुबह संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह को कोर्ट में पेश होना था। इससे पहले स्थानीय लोग संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के समर्थन में उतर आए। देखिए आप इन विजुअल्स को, कितना हंगामा हुआ। इलाके के भमोरी पट्टी गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे 2 लोगों की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। पूर्व प्रधान लाखन और उसके भतीजे वीरपाल की हत्या के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। संभल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क और उच्च शिक्षा देने का केंद्र और प्रदेश सरकारें तमाम तरह की वादे किया करती हैं, तमाम बातें किया करती हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश के झांसी में ओरछा गेट प्राथमिक स्कूल का हाल देखिए आप, जहां स्कूल का भवन कई सालों से जर्जर है और छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जयपुर और झांसी की 2 तस्वीरें आपके सामने। हालात बद से बदतर। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5.6% की रफ्तार से बढ़ेगी। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया। मंगल ग्रह पर भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोशल नेटवर्किंग पोर्टल पर अपने एक पोस्ट में बताया कि मिशन ने मंगल की ओर अपने 90% यात्रा को पूरा कर लिया है। आज इसको लेकर इसरो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। सोमदेव देवबर्मन की जीत से भारत ने सर्बिया के साथ जारी डेविस कप वर्ल्ड कप प्लेऑफ मुकाबलों में शानदार कमबैक किया है। दोनों टीम्स 2-2 की बराबरी पर हैं। अब भारत की निगाहें यूकी भांबरी पर टिकी हैं। अगर भारत जीता तो डेविस कप के 114 साल के इतिहास में यह 52वां मौका होगा जब कोई टीम 0-2 से पिछड़ने के बाद मुकाबला अपने नाम करेगी।